चलिए, चैप्टर 1, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इनमें से कौन सा जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी एंगल। डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा बी, LT-1। थर्ड का क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज, मतलब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो थर्ड का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी MLT-2। उसी के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एनर्जी। 5 का देखिए द डायमेंशंस ऑफ प्लांक कांस्टेंट HR। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फिर ML²T-1। 6 का क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा M-1L3T-2, यानी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द क्वांटिटीज हैज द डायमेंशंस M0L0T0। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी स्ट्रैंड। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस इक्वेशन। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी ऑल। रेनॉल्ड इक्वेशन, यूलर इक्वेशन एंड वेबर इक्वेशन तीनों हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ML²T-1, यानी 9 का ए। 10 देखिए, द डायमेंशनल ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। 10 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी M-1T-1। अब देखते हैं 11th, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशंस एज इम्पल्स। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मोमेंटम। 12 देखिए, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, यानी प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी M-1L-1T-2। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जी। 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, यानी ए और जे। 14 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी किलोग्राम। उसके बाद देखिए 15, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज वर्क। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनर्जी, यानी बोल रहा है कि जो है वर्क का जो डायमेंशन है सेम उसी प्रकार का डायमेंशन किस में है, तो वो भी हो जाएगा आपका एनर्जी में। चलिए 16 नंबर देखते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, M-1L²L-2T4 T⁴ यानी 16 का हो जाएगा डी। उसी बार देखते हैं 17 नंबर, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ML²T-2। 18 नंबर देखिए, द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है। तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, T-1। उसी बार देखते हैं 19 यानी 19 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी एंगल। मतलब बोल रहा है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी इनमें से कौन है। तो एंगल मेरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। उसी बार देखते हैं जी हम लोग 20, इन द इक्वेशन F बराबर M में व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ F, मतलब फोर्स का डायमेंशन निकालने बोल रहा है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ML-T-2। उसी बार देखिए जी क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा जी वो हो जाएगा आपका सी, ML-3। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टाइम, यानी बी।
उसी बार देखते हैं 23, विच एसआई यूनिट इज यूज टू द मेजर ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा एसआई यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो कोआ हो गया आपका आंसर ए यानी कैंडेला। उसके बाद देखते हैं 24, वाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपका हो जाएगा 24 का सही आंसर सी कूलम्स। और उसी पर देखते हैं 25, विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस को मेजर करने के लिए कौन सा एसआई यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो वो हो जाएगा 25 का ए यानी मोल। 26 देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है। एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका ए यानी जूल। उसके बाद 26, विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स को मेजर करने के लिए कौन सा एसआई यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो वो हो जाएगा अब जो ल्यूमैन यानी हो गया 27 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर आर इन द नंबर ऑफ 0.00450 इज। तो आपका हो जाएगा 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी हो जाएगा आपका 3। और 29 देखते हैं, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो किसका होता है, टाइम, डिस्टेंस, सनलाइट इंटेंसिटी या मास का। तो लाइट ईयर जो है एक प्रकार का जो है डिस्टेंस का यूनिट है यानी 29 का बी। 30 देखिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर आर इन द नंबर ऑफ 2007 यानी 20007। तो आपका यहाँ 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 यानी सी। और 31 देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इन द मेजरमेंट वैल्यू 0.0304। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 यानी बी। चलिए चैप्टर 2 देखते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वन क्वेश्चन, व्हाट इज द की करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स। तो वन का जो सही आंसर हो जाएगा सी यानी इट हैज़ ए मास बट नो साइज। उसी बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस निकालना है। तो टो का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए यानी स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ व्हाट कैन बी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो 3 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी यानी हो जाएगा इट इज ए चेंजिंग। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ए कार ट्रेवल 100 मीटर नॉर्थ इन ए 20 सेकेंड व्हाट इज इट वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ पर हमको निकालना है वेलोसिटी। हमको मालूम है कि जो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वेलोसिटी बराबर होता है जी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमको क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमको दे दिया है 100 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है 100 मीटर और टाइम क्या दे दिया है, टाइम दे दिया हमको 20 सेकेंड। दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा जी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 का जो सही बी नंबर 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी हो जाएगा कीप इट मूविंग, ठीक है। 6 देखिए, विच द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 6 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी यानी हो जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या है जी। तो 7 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका डी यानी ए कार कमिंग टू ए स्टॉप एट ए ट्रैफिक लाइट। नंबर 8 देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इट मूविंग विथ। 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी वेरिएबल वेलोसिटी। उसी प्रकार देखते हैं 9, विच अमोंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। तो 9 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी यानी टाइम। उसके बाद देखते हैं 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर, इनमें से कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो
तो 10 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 11 बोल देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट इट एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंटली। तो 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। तो 12 का देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग स्पीड, मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। एक कार ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर हमको दे दिया है जी 360, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं टाइम। टाइम दे दिया हमको जी 4, ठीक है। तो 4 को डिवाइड कीजिएगा 360 को, तो क्या होता है 19 आ जाता है जी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 19 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है जी, ठीक है। तो आपका ये सही आंसर है आपका 13 का ए। उसी पर हम लोग देखते हैं जी अब 14, ठीक है। 14 देखने के लिए क्या करते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स वेलोसिटी, ठीक है जी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करता है सर्कल में, यानी सर्कल में मूव करता है यानी कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो 14 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका सी, यानी इट इज ए चेंजिंग बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है जी। 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ए कार एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन, मतलब हमको निकालना है जी एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि v बराबर क्या होता है। v बराबर होता है u प्लस 80, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पास दे दिया है जी v हो गया जी आपका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दे दिया है आपका 30, ठीक है। और u क्या दे दिया है जी रेस्ट। रेस्ट यानी 0, ठीक है। उसी पर हम लोग को निकालना है जी एक्सीलरेशन, ठीक है। और समय दे दिया है जी आपका टोटल 5 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 0 खत्म हो गया, 5 सेकेंड, 5 छक्के 30, यानी आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन जो हो जाएगा जी वो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में सही है कौन, 15 का ए। उसी पर हम लोग आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू। तो हो जाएगा जी आपको 16 का सही आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ, 17 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। 18 देखिए, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी पाराबोला, ठीक है जी। उसी पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट वेलोसिटी। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा इट इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, इनमें से कौन सा है जो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन स्पीड या चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 20 का डी, यानी ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी एक्सीलरेशन बराबर ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। उसके बाद देखते हैं 22। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज, तो व्हाट इज इट एक्सीलरेशन। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। जब आपका एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा तो इसका वेलोसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो इसका एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगा। 23 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यहाँ पर देख रहा है कि छोटी जी का वैल्यू क्या होगा। तो छोटी जी का जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी आपको 23 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। उसी प्रकार देखते हैं जी हम लोग 24। उसी प्रकार देखते हैं जी हम लोग 24। विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो 24 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, ए कार मेंटेनिंग ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं जी हम लोग
25. If an object is in free fall, how does its velocity change with टाइम? तो 25 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, इट इंक्रीज विथ टाइम स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। What is the relationship between acceleration, force and mass as described by Newton's second law of motion? तो 26 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी F बराबर एम ए। F बराबर एम ए जो रिप्रेजेंट करता है न्यूटन सेकेंड लॉ को। तो उसी बात देखते हैं जी 27। What is the acceleration of an object moving in a straight line at a constant velocity? तो 27 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए एंड जीरो। उसी बात देखते हैं जो 28। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन? तो 28 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी एंड यूनिफॉर्मली एक्सिलरेशन। 29 देखिए, when an object is dropped from the certain height, what is the initial velocity at the moment of the released? तो 29 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए यानी जीरो। उसी बार देखते हैं जी 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द मोशन इज यूज टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल एक्सीलरेशन टाइम आर नोन एज? देखिए हमको यहाँ पर इक्वेशन निकालना है जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी को, जब हमको इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम हमको दिया हुआ रहेगा तो 30 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यानी v बराबर u प्लस ए टी। उसी बाद देखते हैं 31। द इक्वेशन ऑफ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रिप्रेजेंट, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन मेरा बी, यानी हो गया आपका जी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, उसी बाद देखते हैं 32। एरिया अंडर वेलोसिटी, चलिए 32 देखते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, 32 जो रिप्रेजेंट करता है आपको डी को यानी डिस्प्लेसमेंट को। चलिए चैप्टर 3 देखते हैं, मोशन इन ए प्लेन। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी हैज? वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या रहता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पाया जाता है, यानी 1 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसी प्रकार देखते हैं 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा है जो स्केलर क्वांटिटी है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसी बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन तो देखिए हमको रिजल्टेंट अगर निकालना है किसी भी दो वेक्टर के बीच में, ठीक है, तो हमको निकालना है कि उसमें कितना एंगल होगा। ठीक है, तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी जीरो। यदि जीरो रहता है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा कितना? जब जीरो होगा तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा? मैक्सिमम होगा। अब 4 देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज, तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी यानी जीरो। यानी बोल रहा है कि दो वेक्टर जब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा परंतु दोनों का जो डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। ठीक है जी, तो इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आपका सी यानी जीरो। तो 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज नॉट एप्लीकेबल टू वेक्टर? तो 5 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी यानी डिवीज़न जो होता है वो आपका वेक्टर में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 6 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर? तो देखिए ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमेशा आपको मोड के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा जी, 6 का हो जाएगा आपका ए। उसी बार देखते हैं 7। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, जब दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जी आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं हम लोग 8। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इज इन, यानी जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमको दो वेक्टर का, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो 8 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका बी यानी वेक्टर होता है जी। ठीक है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। 9 देखते हैं। व्हेन द एडिंग टू वेक्टर यूजिंग द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन द वेक्टर आर प्लेस्ड, 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी यानी हेड टू टेल में। फिर देखिए 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन? इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल नहीं है
मोशन इन प्लेन में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखते हैं 10, 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ए रॉकेट मूविंग इन ए स्पेस। चलिए 11 नंबर देखते हैं। व्हेन टू वेक्टर एक्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज गिवन बाय। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। 12 देखिए, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और कॉल्ड। तो 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यानी पोलर कंपोनेंट होता है। फिर 13 का देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस रिप्रेजेंट। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। फिर 14 देखिए, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन 90 डिग्री देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। मतलब जब दो वेक्टर का एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 0 हो जाएगा। फिर 15 देखिए, विच ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कोसाइन होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इफ टू वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है तब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट जो हो जाता है वो आपका हो जाएगा जी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाता है, यानी 16 का ए। फिर 17 देखते हैं, व्हेन टू वेक्टर एक्ट इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन देयर डॉट प्रोडक्ट। जब जब दो वेक्टर मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो 17 यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा नेगेटिव, यानी डी हो जाएगा। तो 18 देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा जी वो हो जाएगा आपका डी, यानी 180 डिग्री का एंगल लेकर अगर बनाइएगा तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट होता है। फिर 19 देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is an projectile motion its path is best declared। ठीक है जी, जब आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो आपका when an object is in projectile motion its path is best described। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा जी वो हो जाएगा आने इलिप्स, आने हो जाएगा डी। उसी के बाद देखते हैं 20, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका जी 30 डिग्री, ठीक है। उसी बात देखते हैं ए 21 देखते हैं, व्हेन एन प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट रेंज विल बी। जब आपका जो प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है एट एंगल 45 डिग्री रेंज, तब ये क्या होता है जी 21 का जो सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम, यानी जो अगर 45 डिग्री के रेंज लेकर के किसी चीज़ को लॉन्च किया जाए तो उसका जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। फिर हम देखते हैं 22 क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ न्यूटन्स लॉ इज रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी सी। चैप्टर 4 लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर सी, द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो 1 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। सेकंड देखिए, व्हेन ए बस टर्न सडनली व्हाई आर पैसेंजर थ्रोन आउटवर्ड्स। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी ए। उसके बाद देखिए 3, व्हेन ए ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड इट इज़ ड्यू टू। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद देखिए 4, राम वाज सिटिंग वन द बैक ऑफ ए हाउस द हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग। तो राम के साथ क्या होता है जब घोड़ा जो अचानक चलना चालू करते हैं तो राम जो है, तो राम के साथ क्या होता है? तो राम के साथ होता है कि रिमेंड इन द सिटिंग पोजिशन, फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी जो है 4 का सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। उसी बार देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो 5 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी इम्पल्स। उसी पर देखते हैं 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोर्स। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी थ्रस्ट। उसी बाद देखते हैं 7, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा बराबर डी पी अपॉन डी टी, जहाँ पी हो गया डायपोल मोमेंट और टी हो गया समय, यानी 7 का ए। फिर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया से किसे जानते हैं? तो जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी 8 का ए। फिर 9 देखिए, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, फोर्स गुने टाइम।
उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पहला हो जाएगा आपका डी बोथ ए और बी, यानी एक्सीलरेशन चेंज और स्पीड चेंज, ये दोनों जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाते हैं। उसी प्रकार हो जाएगा आपका 11th, विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोवेस्ट, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स सबसे कम किसका रहता है। तो 11th का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। 11th का सही आंसर क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, यानी 11th का बी, बोथ ए और बी ये सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं हम लोग। उसी बात देखते हैं हम लोग 12, फ्रिक्शनल फोर्स इज, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ए। फिर थर्ड देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, तो 13 का जो सही आंसर होता है रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर 14 देखिए, व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग करते हैं पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करते हैं, चिकना करते हैं, या लुब्रिकेंट करते हैं, यानी किसी प्रकार का ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी बोथ। 15 देखिए, लुब्रिकेंट इज यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, डिक्रीज द फ्रिक्शन, बोथ। तो आपका जो 15 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डिक्रीज द फ्रिक्शन, यानी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, एट हाई स्पीड फ्रिक्शन इज, तो हाई स्पीड में फ्रिक्शन क्या होता है, हाई स्पीड में फ्रिक्शन होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी कम हो जाता है। 70 देखिए, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स होता है जी आपका डाइन, यानी क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। 18 देखिए, व्हाट इज द फार्मूला यूज टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कौन सा फार्मूला का प्रयोग होता है। तो 18 का हो जाएगा बी, यानी फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन। 19वां देखिए, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है जी। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होता है ML_T-1, यानी जो है 19 का बी। फिर देखिए जो 20, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इम्पल्स जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका जी, फोर्स एंड टाइम का। तो उसी प्रकार देखते हैं। फिर देखिए 21, ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है जी आपका बोथ ए और बी, यानी नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट पर। फिर 22 देखते हैं, व्हेन ए पर्सन जम्प्ड आउट ऑफ ए बोट ही पुश ए बोट इन द, ठीक है जी। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा जी वो हो जाएगा बी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं 23, व्हेन एवर टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर, तो दे एक्सर्ट, जब दो बॉडी कोलाइड होता है एक दूसरे तो वो एक्सर्ट करता है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या होता है जी, एक्सर्ट करता है। जैसे दो बॉडी अगर एक दूसरे को टकराएगा, ठीक है जी, तो दोनों जो है एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर एक्सर्ट करेगा। उसी पर देखते हैं हम लोग 24, इफ एक्सटर्नल फोर्स वन ए बॉडी इज जीरो, अगर जो है एक्सटर्नल फोर्स में बॉडी मेरा क्या होता है जी जीरो होता है, तो आप इस 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने एक्सीलरेशन इज जीरो, मतलब जो है एक्सटर्नल फोर्स वन ए बॉडी इज जीरो, किसी बॉडी में जो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो एक्सीलरेशन भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 24 का सी। फिर देखते हैं जी 25, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, मतलब इम्पल्स का जो एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट जो होता है जी वो होता है आपका डी, यानी न्यूटन पर सेकेंड एसआई यूनिट है इम्पल्स का। उसके बाद देखते हैं जी 26, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रक्चर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड, तो जब कोई बॉडी जो मूव करता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है जी। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा जी, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, इनमें से कौन सा है जिसका प्रयोग करने से हमारा फ्रिक्शन कम नहीं होता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा जी आपका सेनानी बालू। ठीक है जी। 28 देखिए, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर, जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहते हैं जी, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर 29 देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फिर देखिए जी आपका 13 यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो होता है नो रेट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट ही नहीं होता भाई। फिर 31 देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका जी, नॉर्मल रिएक्शन का होता है। उसी बात देखते हैं 32, इन ए नॉर्मल
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा जो होता है वो वेलोसिटी भी चेंज होगा, एक्सीलरेशन भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा।